Let's quickly discuss this particular reading. Now, this is the last reading of your curriculum, and but we have to do couple of more. जो हमने हमारा रह गया वो जॉन ट्रेस एंड अमर्त्य सेन का जो बुक है उनका एक चैप्टर है वो पढ़ना है. But that is also a comparative analysis. So what we will be doing, we will be covering this particular chapter. Now this particular chapter compares India's story with that of किया था. What was their pattern of growth? How did they become this huge powerhouse when we are talking about आज के डेट में when we say कि major power अब US के बाद this is China. So essentially what happened in China that led to this huge behemoth of a country in the span of 30 odd years. So we'll discuss that, and so essentially the name of the chapter is also this: economic performance and growth, differing patterns and institutions. कि इंडिया का पैटर्न एंड चाइना का पैटर्न कैसे डिफरेंट था एक दूसरे से. Yes, Asta, you have something to add? My screen visible? कोई issue? So essentially we'll be talking about this, and if you have any questions you can unmute you can ask me. I'll unmute you, and otherwise you can put your questions on the chat box as well. I've enabled the chat. Now अब हम इंडिया और चाइना को कंपेयर करते हैं. अब अगर हम इंडिया और चाइना को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले चाइना की स्टोरी देखते हैं कि चाइना की स्टोरी कैसे इवॉल्व हुई. नाउ चाइना के अंदर बिफोर 1978, if we talk about 1978, बिफोर 1978 चाइना का और इंडिया का अगर कंपैरिजन करो तो काफ़ी सिमिलर है. इनफैक्ट इंडियाज ग्रोथ रेट वाज मच बेटर देन चाइना. इंडिया वाज मच बेटर प्लेस्ड. तो चाइना की जो कम्यून सिस्टम था, चाइना का जो इनका सिस्टम जो कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर सिस्टम था, उनके यहाँ पर बेसिकली उनके अंदर फोर्स इतना ज़्यादा अप्लाई किया जाता है दैट दे आर नॉट इकोनॉमिक वाइबल. तो अगर आप कम्युनिस्ट कंट्रीज देखो तो आपको हार्डली कोई कम्युनिस्ट कंट्री मिलेगी जो इकोनॉमिकली वाइबल हो. तो चाहे वो आप यूएसएसआर का कोलैप्स देख लो, चाहे वो आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देख लो. So it's a utopian idea. Communism is a utopian idea. It's an idea worth pondering upon. But when it comes to real life application, then it falls short in terms of in terms of economic performance. तो किसी भी आप कंट्री को देख लो जो कम्युनिज्म फॉलो करती हो और वो अच्छे से परफॉर्म कर रही हो. चाइना इज एन एक्सेप्शन. जो चाइना कहते हैं कि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, but China is communist in its name and in terms of its social features. But apart from that, if you talk in terms of economics, China is as developed or I would say as open as any other country could be. So China is that paradoxical kind of a thing जो कुछ अपने social structures में society में अभी भी कम्युनिज्म को follow करता है. रिलीजन अलाउड नहीं है, सिंगल पार्टी रूल है. बट when it comes to economics तो उन्होंने मार्केट के फोर्सेस को यूज किया है. So it's a combination of the two worlds which China presents right now. But again चाइना के साथ वही प्रॉब्लम है कि कभी एक टाइम था जब उसका इकोनॉमिक जो बेंट ऑफ माइंड था वो फ्री मार्केट्स की तरफ था. अब चाइना अंडर शी जाओपिंग अब वापस कम्युनिज्म वाले फेज में आ रहा है कि नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा नहीं प्रमोट करेंगे. तो मार्केट से अपने आप को रिट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है चाइना. So again, which becomes a problem not just for China but for the world as well. तो जो ग्रोथ रेट चाइना का इस वक्त गिर रहा है, it's partly responsible to the policies that Xi Jinping is following. Now अगर हम अब देखें चाइना और इंडिया का ग्रोथ रेट देखें, चाइना के बारे में बात करें तो 1978 के बाद में there was this administrator Deng Xiaoping. ये जो इंसान था ये बेसिकली आप बोल सकते हो ये चाइना का मनमोहन सिंह है. दैट ही रिफॉर्म्ड चाइना. उन्होंने चाइना के रिफॉर्म्स शुरू किए. एंड चाइना के जो रिफॉर्म्स अगर आप देखोगे तो पहले आपके चाइना के रिफॉर्म्स एग्रेरियन सेक्टर में शुरू हुए हैं, एंड देन दे स्पर्ड ऑन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड देन आज की डेट में वो सर्विस सेक्टर की तरफ भी पहुंच गया है. और एग्रीकल्चर में और हर जगह पर चाइना अंडरस्टूड दैट आप एकदम से चेंजेस नहीं ला सकते. कभी भी आप कोशिश करो कि रेवोल्यूशन है एकदम से लाओगे तो वो रेवोल्यूशन जो है वो और ज़्यादा ग्रोथ को हर्ट करेगा. तो चाइना अंडरस्टूड दैट देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट. पहले जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ करो, फिर धीरे धीरे मार्केट प्लेयर्स को ले आओ.
तो चाइना ने बहुत एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में सबसे पहले जो वेस्टेड प्लेयर्स हैं उनको ध्यान दिया कि देयर शुड बी लिटिल रेजिस्टेंस टू चेंज, एंड देन वंस चेंज वाज एक्सेप्टेबल, देन उसके बाद आपको आप प्राइवेट सेक्टर को भी बुला सकते हो. तो वी विल स्टडी दिस. नाउ इफ यू सी चाइना का 1978-79 के बाद इट स्टार्टेड चेकिंग द कम्यून सिस्टम. तो कम्यून सिस्टम के अंदर पूरा कंट्रोल सरकार का होता था. उसके बाद वहाँ पर ये प्राइवेट क्या कहते हैं राइट ऑफ फार्मर्स आना शुरू हुआ. पहले आपको होता था कि आपने जो खाना बनाया आपको सरकार को देना है, विच इज एसेंशियली अ कम्यून सिस्टम, एसेंशियली अ जमींदारी काइंड ऑफ अ सिस्टम. बट वेयर इज द जमींदार इन फैक्ट इज द गवर्नमेंट. नाउ अब क्या हुआ, चाइना ने यहाँ पर नया सिस्टम लेके आया विच इज कॉल्ड एज हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम. इसने क्या किया, इसने फॉर्म्स को बोला कि आप कुछ अमाउंट तो जो है वो सरकार को दोगे, बट जो बाकी है वो आप अपने पास रख सकते हो. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इट बिकम्स अ रेंटल काइंड ऑफ अ थिंग. इट्स समथिंग लाइक अ शॉप. आप एक शॉप को बोल रहे हो कि यार तुम मतलब मॉल में एक शॉप खोल रहे हो कि तुम्हें मैं प्राइम स्पेस देता हूँ, तुम 50,000 रुपये रेंट दो, बाकी उसके ऊपर जितना भी आप कमाओगे वो मेरा हो, वो आप ही का खुद का होगा. वर्सेस एक ओनरशिप मॉडल. ओनरशिप मॉडल कैसे होता है, मैं मॉल के अंदर शॉप खोलता हूँ और कहता हूँ कि 50-50% मेरा होगा, 50% आपका होगा. विच मॉडल डू यू थिंक विल बी बेटर अगर आप मॉल में एक शॉप खोलने की कोशिश कर रहे हो? तो वुड यू वांट दिस और वुड यू वांट दिस? ऑप्शन ए करोगे कि ऑप्शन बी करोगे? आपको एक मॉल में शॉप खोलनी है वेयर ओके वन पर्सन सेज फर्स्ट मॉडल, एनीवन एल्स? मॉडल ए, मॉडल बी, कि इसमें आपको रेंट देना है और इसके अंदर आपको रेवेन्यू, आपका पूरा रेवेन्यू शेयरिंग. सो मोस्ट ऑफ यू विल काइंड ऑफ सी दिस मॉडल बिकॉज इसमें आपके पास इंसेंटिव है कि अच्छा मैं आई एम टेकिंग द फ्रूट्स ऑफ माय लेबर. तो दिस इज व्हाट पीपल एक्चुअली वांट. इनफैक्ट अगर आप शार्क टैंक देखोगे तो आपको शार्क टैंक में अलग अलग चीजें दिखाएंगी. कई लोग कहते हैं कि मैं आपको डेट दूंगा. शार्क टैंक अगर आप यूएस का देखोगे तो थोड़ा सा बेटर है, तो आपको दिखाई देगा कि वो कहते हैं कि मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दूंगा, ठीक है, और उसमें आपको वापस पैसा चुकाना है. या फिर दूसरा कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी का 50% या 20% खरीद लूंगा. नाउ दीज ओनर्स काइंड ऑफ वे कि अच्छा ये बेटर है कि ये बेटर है, ठीक है. इसमें आपको सिर्फ पैसा चुकाना है, और अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस अच्छा कर ही जाएगा तो आप ये रूट फॉलो करोगे. और अगर आपको लगता है लाइन ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली आपको लोन दिया जा रहा है, ठीक है, कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट होता है. फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपको 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है, उसका मतलब है कि आपको 500 मिलियन तक आपको पैसा मुझसे मिल जाएगा एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, गिवन कि आप मुझे बताओ कि आप क्या करने वाले हो उससे. तो इट्स जस्ट लाइक अ बैंक. इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस मनी फ्रॉम अ बैंक, यू टेक इट फ्रॉम एन इंडिविजुअल या फिर एक सवेरन बॉडी. जैसे इंडिया भी लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को देता है, नेपाल को देता है, तो उसको लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं. देन अब दूसरा ऑप्शन शार्क टैंक में आता है कि मैं आपकी कंपनी का 20% खरीदूंगा, 30% खरीदूंगा. तो दैट पर्सन हु इज कमिंग ऑन टू द शो एज काइंड ऑफ आई मीन हैज टू चूज कि मैं ये लूं कि या फिर दूसरा ऑप्शन लूं. तो यहाँ पर भी यही हुआ. यहाँ पर जैसे ही ये हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम आया, इसके बाद the tables kind of turned in the sense that now the farmers had this incentive that if I produce extra, then that extra production that I do will be my ownership and will be my profit. So therefore they went beyond what is required to fulfill their contracts. तो जैसे हमारे यहाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मान लो कि कहती है कि हर फार्मर को कि 5 किलो तुम्हें देना है, तो वैसे ही वहां पर सरकार बोल रही थी कि आपको हर फार्म से कि इतना मुझे चाहिए. जैसे जैसे आपने शायद से लगान मूवी में अगर किसी ने देखा हो, तो हमें इतना चाहिए आपसे, उसके ऊपर जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपका हो जाएगा. अब इस मेथड की वजह से क्या हुआ कि एकदम से लोगों को लगा कि हम फार्म्स में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिटेबल बनाते हैं और मेहनत करते हैं, एंड वी विल बी एबल टू रीप मोर बेनिफिट्स आउट ऑफ लैंड. और यही हुआ बिटवीन 1979 एंड 1984. your growth rate in agriculture increased to 7%. हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम स्मृति ये होता है कि आप हाउस होल्ड को बोल रहे हो कि आप अपने आप ही जो आप प्रोड्यूस करोगे वो आप अपने पास रखोगे, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो आपको बोला गया है कि इतना आपको स्टेट को देना है, तो स्टेट के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है. जैसे हमारे यहाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मान लो ऐसे ही चाइना के अंदर कोई फूड कॉर्पोरेशन है, उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 100 किलो आपको राइस दूंगा हर सीजन में. तो आप 100 किलो राइस दो,
उसके ओवर एंड अबव, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ओवर एंड अबव जो आपको जितना भी आप प्रोड्यूस करते हो वो आपका है, आप मार्केट में जाके उसको बेच दो। तो सपोज आपने 1000 किलो प्रोड्यूस किया तो आपने 100 किलो तो सिर्फ सरकार को देना है, जो भी रेट है वो, उसके ऊपर बाकी 900 किलो तो यू कैन सेल इट टू द मार्केट एंड एंड अर्न गुड मनी। तो यहाँ पर इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो बेटर हो गया, एंड उसकी वजह से यस दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, उसकी वजह से यू सी द ग्रोथ रेट मूव टू 7.1% फ्रॉम 1979 टू 1984 एज कंपेयर टू 2.7%, और ये 7.1% बहुत ही बड़ा ग्रोथ रेट है। रिमेंबर दिस इज एन इकोनॉमी ऑफ दिस इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। तो आपका यहाँ पर चाइना जो है वो 50 से 60% उसका जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, 50 से 60% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और आप 7% से, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का बेस को आप 7% से ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से व्हाट यू कैन सी इज, इनकी वजह से यहाँ पर जो फार्म इनकम्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अल्टीमेटली जब आपके पास इनकम हो जाएगी तो आप कंजम्पशन करने की कोशिश करोगे, यू विल डिमांड फॉर मोर गुड्स। तो ये जो इंक्रीज इन इनकम है दैट गॉट रिफ्लेक्टेड इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट, स्पेशली वाइट गुड्स जो है, इंडस्ट्रियल गुड्स जो है, उनकी डिमांड में आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया by I mean once this phase ended and when their टाउन एंड विलेज एंटरप्राइज, मैं अभी बताऊंगा ये टाउन एंड विलेज एंटरप्राइज क्या होती है। तो जब उनकी एमएसएमईज जब प्रोड्यूस करने शुरू हुई तब यहाँ से उनका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया। तो बेसिकली उनकी साथ में इसके बाद एमएसएमईज भी शुरू हो जाएंगी, और एमएसएमईज का जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए फार्मर्स बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी इनकम अच्छी हो गई है। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर the starting of the growth model of China started. Then उसके बाद if you see estimated half of the output growth in this particular period is attributed to the household responsibility system, and ये सेम प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम जिसको हम बाद में आके बोलेंगे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, याद रखना ये मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम आपका आएगा स्टेट होल्ड एंटरप्राइजेस के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एक तरीके की एमएसएमई फॉर्म्स हो जाती हैं। नाउ ये नॉन एग्रीकल्चर में भी सिमिलर तरीके से आया। नॉन एग्रीकल्चर के अंदर यू हैव आपने सेम प्रोसेस किया कि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल डिलीवरी करनी है। फॉर एग्जांपल मैं गीजर बनाता हूँ, ठीक है, या मैं वायर बनाता हूँ, तो मैं सपोज ये कॉपर वायर्स बनाता हूँ जो आपके बिजली के उसमें लगती है। तो सपोज गवर्नमेंट कहती है कि सपोज आपने 10 टन बनाया वायर्स का, तो मुझे 1 टन चाहिए जो आप मुझे एक पर्टिकुलर प्राइस पे दोगे, बाकी 9 टन जो है वो आप मार्केट में बेच सकते हो। तो जो बेसिक सिस्टम था आपका एग्रीकल्चर में वो यहाँ पर भी एक्सटेंड होना शुरू हो गया। सो same principles as in case of agriculture, industrial and commercial enterprises were given residual control, यही मतलब है residual control, which boosted the production। and यहाँ पर अभी एक dual track system था। अब ये dual track system क्या था कि आपका जो पुराना मॉडल था प्लान का वो भी चल रहा था और न्यू मार्केट सिस्टम भी था। अब ये इसलिए था क्योंकि जो पुराना वाला सिस्टम, अगर आप कहते हैं कि सब कुछ मार्केट के हिसाब से चलेगा तो क्या होता, तो प्रॉब्लम आ जाती कि जिनको पहले फायदा हो रहा था उनको फायदा नहीं हो पाएगा। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ। दीज एंटरप्राइजेज, एक तो एक टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेज होती हैं, एक होती है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रही हैं। अब इनके जो कंट्रोलर्स थे वो थे सारे के सारे करप्ट। जैसे हमारे यहाँ कई जगह आपको पीएसयूज में मिलेगा कि करप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको करप्शन अगर आप हटाने की कोशिश करोगे तो सबसे ज्यादा रेजिस्ट कौन करेगा, ये बताओ। सपोज हम कहते हैं कि एक पीएसयू में बहुत करप्शन है, अगर आप करप्शन हटाने की कोशिश करोगे तो कौन रेजिस्ट करेगा, सोचो। सपोज एक पीएसयू ले लो, एमटीएनएल ले लो, अगर एमटीएनएल में बहुत करप्शन है एंड आप करप्शन हटाने की कोशिश करोगे तो रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा, व्हाट डू यू थिंक। सरकार कहती है कि मैं करप्शन हटाने की कोशिश कर रही हूँ, बताओ फोक्स, कम ऑन, टाइप ऑन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड। करप्टेड ऑफिशियल्स, सो पॉलिटिशियंस भी हो सकता है, करप्टेड ऑफिशियल्स भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। सो द आइडिया इज कि चेयरमैन हो सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स ही जो करप्ट है वही कहेंगे कि यार हम तो नहीं ऐसे होने देंगे, ठीक है। और यू कैन सी दिस केस, मैं कई बार क्लास में बताता हूँ कि हमारे यहाँ अगर दिल्ली में देखो
तो हमारे म्यूनसिपैलिटीज जो है वो स्ट्रांग क्यों नहीं है, ठीक है, या फिर किसी भी जगह पे लोकल बॉडीज जो है वो स्ट्रांग क्यों नहीं है। सबसे ज्यादा लोकल बॉडी से काम होता है। अगर आप बाहर रोड्स देखो अपनी, वो देखो रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ये सारी चीज़, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, पोल्यूशन को ले लूँ, तो ये सारी चीज़ें लोकल बॉडी के काम है, ठीक है। स्कूल हो गया, हेल्थ केयर सेंटर हो गया, सब कुछ लोकल बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है। स्टेट के अंदर आ रहा है, बट स्टेट के अंदर भी लोकल बॉडी के अंदर आ रहा है। बट अगर लोकल बॉडीज को हमने स्ट्रांग कर दिया, अगर हमने मेयर को स्ट्रांग कर दिया, अगर हमने अपने जो हमारा बिल्कुल जो हमारा इमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हमने अगर स्ट्रांग कर दिया, तो एमएलए क्या करेगा, तो फिर ब्यूरोक्रेट क्या करेगा। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस ने मिलकर लोकल बॉडीज को कभी भी स्ट्रांग नहीं होने दिया है। अगर ये स्ट्रांग हो जाएंगे तो अभी जो करप्शन का पैसा यहाँ पर आता है, अभी जो इनको लोग पूछते हैं, वो कोई नहीं पूछेगा, हर कोई लोकल बॉडी के आपके रिप्रेजेंटेटिव को पूछेगा। सो ये बेसिकली टेल्स यू कि देयर विल ऑलवेज बी रेजिस्टेंस टू चेंज, और वही हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप नया सिस्टम लेके आते सीधा, तो रेजिस्टेंस होती। आपने क्या किया, आपने कहा कि आप पुराना सिस्टम भी चालू रखोगे, बट नए सिस्टम के अंदर मार्केट्स भी ले आओगे। तो दे ऑपरेटेड इवन विदाउट चेंज इन दी ओनरशिप ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। मतलब एंटरप्राइजेस जो थी, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, ये सरकारी ओन्ड थी, ये गवर्नमेंट की है। तो इसमें ब्यूरोक्रेट्स ही बैठे हैं, तो उनको कहा कि यार तुम्हें नहीं हटा रहे अभी हम, तुम अपने जगह पे रहो, बस यहाँ पर हम मार्केट्स को साथ में लेके आ रहे हैं। और इनको लगा कि यार अच्छा ठीक है, मार्केट्स लेके आ रहे हैं तो शायद से हमें और पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो दे प्रिजर्व्ड काइंड ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ करप्शन। मतलब दिस साउंड्स क्वाइट पैराडॉक्सिकल, बट दैट preservation ऑफ करप्शन वाज द काइंड ऑफ गोल्डन टच इन ऑल ऑफ दिस। उसकी वजह से ये रिफॉर्म को सब किसी ने मना नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके ये होती है बेसिकली पब्लिक, इसको बोलते हैं हम पब्लिक पॉलिसी। ये होती है आर्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। आपको पता होना चाहिए कैसे, किस तरीके से किसको कैसे मूव करना है, किस तरीके से चेंजेस सिस्टम के अंदर लाने। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट को आपने अनटच्ड रखा, और साइमल्टेनियसली व्हाट यू डिड वाज यू हैड। और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब प्राइवेटाइज होना शुरू, धीरे धीरे जैसे ही और प्राइवेट सेक्टर आना शुरू हुआ और प्रॉफिट आना शुरू हुआ, तो एकदम से यहाँ के जो मैनेजर्स थे, आई टॉक अबाउट अभी मैनेजरियल सिस्टम, इन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को कौन मैनेज कर रहा था, जैसे इंडिया में आईएएस है वैसे वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स मैनेज कर रहे थे, जिनको हम मैनेजर्स बेसिकली बोलते हैं। अब इन मैनेजर्स को लगा कि यार हमें तो मतलब हमारी कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, तो इन्होंने ही इन स्टेट और एंटरप्राइजेस को खरीदना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड बिकमिंग ओनर्स। फॉर एग्जाम्पल एमटीएनएल का चेयरमैन, सोचो एमटीएनएल का ओनर की तरह बिहेव करना लग जाए, और कहे एक टाइम के बाद कहे कि मैं एमटीएनएल खरीद ही लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने इंसेंटिव चेंज कर दिया। आज के डेट में एमटीएनएल के चेयरमैन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरी कंपनी लॉस में जा रही है, बिक रही है, कुछ भी हो रही है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मैं आराम से चिल करूंगा। क्यों? क्योंकि इंसेंटिव्स नहीं है। अगर आप सही इंसेंटिव्स होगा, अगर उसकी जो सैलरी है उस पर डिपेंड होगी कि आपको कितना आप प्रॉफिट वो कर रहे हो, तो आप अपने आप अच्छा करोगे। अगर एमटीएनएल आईएम्स में जाकर रिक्रूटमेंट करेगी, अपने आप एमटीएनएल ठीक हो जाएगी। यही चाइना ने किया यहाँ पर आके। इस पूरे इंडस्ट्रियल सेटअप में चाइना ने अपने आप को कॉम्पिटिटिव इसी तरीके से बनाया कि उसने पहले अपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को अच्छे से धीरे धीरे करके प्रोफेशनलाइज किया, और उसके बाद प्राइवेटाइज ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी बुला लिया बाहर से। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को भी कॉम्पीट करना है स्टेट ओन एंटरप्राइज को, हो सकता है इसको भी प्राइवेटाइज करना पड़ जाए। तो ये स्टोरी है चाइना के ग्रोथ की। सो बट as success gradually softened resistance, by mid-90s the true tracks were unified in the favor of market. उसके बाद सिर्फ मार्केट ओरिएंटेड ही होना शुरू हो गया, and there was the other reform was increasing leeway given to collective private and foreign investive firms. तो अब उसके बाद फॉरेन फर्म्स भी आई, प्राइवेट फर्म्स भी आई, ये सारी फर्म्स को का भी एंट्री शुरू हो गई। तो गवर्नमेंट का जो ओवरऑल कंट्रोल है वो हटना शुरू हो गया। जैसे ये गवर्नमेंट भी करती है, ये गवर्नमेंट भी यही कर रही है। गवर्नमेंट का अगर आप स्टेटमेंट सुनो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज थिंक लास्ट ईयर एक स्टेटमेंट दिया था, 2021 में एक स्टेटमेंट दिया था डिसइन्वेस्टमेंट को के, दैट द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था
तो दिस essentially means that आपको सरकार खुद कह रही है कि हमें बिजनेस के उसमें हमारा कोई मतलब ही नहीं है. अगर बिजनेस प्राइवेट सेक्टर अच्छे से रन कर सकता है, लेट देम रन, लेट अस बी दी रेगुलेटर्स. इसका ये मतलब नहीं कि आप करप्शन अलाउ करोगे, आप रेगुलेटर बन के रहो. यू शुड बी अ डिस्पैशनेट अंपायर, बट यू शुड नॉट बी एन अंपायर एंड अ प्लेयर एज वेल. ठीक है, आप दोनों चीजें. आप विराट कोहली नहीं बन सकते. विराट कोहली क्या करता है? विराट कोहली कहता है कि यार मतलब बैटिंग भी मैं ही करूंगा, और अगर मुझे लग रहा है कि बॉल थोड़ी सी ऊपर है तो मैं ही नो बॉल भी बोल दूंगा कि नो बॉल भी यही है, वाइड भी यही है. तो आप बैटिंग और अंपायर दोनों नहीं बन सकते. ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आज की डेट में ये कह रही है कि वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू रेगुलेटर्स. कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हमें रेगुलेटर के बजाय हमें एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में भी घुसना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ मार्केट फेल हो जाएगी, हेल्थ एजुकेशन जैसी जगहों में मार्केट फेल ही कर जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर में मार्केट फेल ही कर जाएगी. सो ये पब्लिक, ये जो है ये प्योर पब्लिक गुड्स हैं. और प्योर पब्लिक गुड्स जो आपने शायद से इसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स में पढ़ा, यहाँ पर मार्केट्स फेल कर जाती हैं. बिकॉज मार्केट्स फेल कर जाती हैं, यहाँ पर कई बार नेसेसरी होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन. क्योंकि आपको कई बार कंपेयर करना पड़ता है कि आपका सोशल मार्जिनल बेनिफिट क्या है और प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट क्या है, सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट क्या है. तो इनएफिशिएंट कंजम्पशन से या इनएफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स अच्छा सोशल ऑप्टिमल प्रोडक्शन होना चाहिए. तो उस केस में सरकार का भी रोल आ जाता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने वहाँ पर 1979 ऑनवर्ड्स वहाँ पर SEZ भी खुलने शुरू कर दिए, जो इंडिया में भी खूब सारे हैं. सो Arifa, my always this thing is bilingual, so that's how I deal. So in 1979 में क्या हुआ? 1979 में you had these special economic zone. So special economic zones में you had this foreign investment. जैसे इंडिया में what we do is we have SEZs. SEZs are basically created to streamline exports from your country. So they are a region within your, so if this is your country, this is an SEZ. This is a region, a physical region within your country, but for all economic purposes, this is an export area. So you would say that this area is economically not a part of your country because यहाँ पर imports भी नहीं होंगे. There will be no import duty. There will be no export duties. So for all practical purposes, this area will be designated to produce goods for exports, and उसमें infrastructure भी उसी तरीके से create किया जाएगा. So special economic zones were created which attracted foreign investment and private property rights were there, and even at the time foreign investment also came at the time where the property rights were not protected. So this basically shows that how SEZs allowed foreign firms to establish themselves in India or in China. Then coming to the most dynamic part of the economy of China, in the first 2 decades, there was this town and village enterprises. What are these TVEs? These TVEs are basically local government led enterprises. So you can think of not your MTNL, BSNL उस तरीके के नहीं. You can think of कि suppose MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की कोई ऑर्गेनाइजेशन आप मान लो कि वो कोई मिल चलाती है, ठीक है, या फिर से इट हैज सम क्लॉथ इंडस्ट्री, a clothing brand which is owned by the local government of a particular region. So for example, local government of Delhi is Municipal Corporation of Delhi. Now it owns a particular brand of clothing. So now what if that is how the incentive structures are built, then what happened was that because the farm incomes was increasing, B, you had this impact of responsibility, managerial responsibility, and this residual you could keep with yourself. So essentially what had happened was that this led to both these changes, this responsibility system in the industries and increasing farm incomes. Both of them led to the increase in incentives of TVEs to produce better quality goods and more amount of goods. So उन्होंने क्या किया कि बिकॉज अब इन कॉर्पोरेशंस को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, और इनके ओनर भी कौन होंगे, इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो लोकल गवर्नमेंट के ओनर भी शायद से, मतलब ओनर्स इन द सेंस चेयरमैन कौन होगा, ब्यूरोक्रेट होता है.
तो if you so what happens is that, and in case of Delhi also this happens, that there is one executive which heads the MCD who's usually an IS officer. So similarly you have these local bodies in China. Local bodies, just a second folks, I would have to wind up after 5-10 minutes. I have to report to college for admissions, so let me quickly cover as much as I can now. So I was telling you that these are these local bodies which are headed by usually bureaucrats, yeah, politicians. Now what had happened because of the liberalization that I was talking about, this responsibility system both in farms and in industries. फार्म्स की वजह से फार्म इनकम बढ़ गई एंड इंडस्ट्रीज की वजह से इंसेंटिव्स बढ़ गए. नाउ these individuals, these owners saw this as an incentive and a kind of an indication that a lot of profit could be made, and therefore they started hiring and they started industrializing at a larger scale, to an extent that इनके ऊपर इन ये टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेस के ऊपर एक और तरीके की बॉडी होती थी, SOE, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस. तो थिंक ऑफ these टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेस एज योर कॉटेज इंडस्ट्री. आप कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकते हो इसको, कि गांव में आपने एक इंडस्ट्री बनाई हुई है, एंड दिस एंटरप्राइज एज कि ये नेशनल लेवल पे कोई एक मिल है. तो थिंक ऑफ इट एज दिस एज अमूल एंड दिस एज इंडिविजुअल जो विलेज के मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं. तो इन्होंने मिलके क्या किया था, इन्होंने मिलके एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर अमूल दूसरी कंपनी में नहीं जिसको ये बेच रहे थे. तो अब what had happened was that because the incentives were in such a manner that there was huge industrialization that happened in rural China and labor intensive industrialization, जिसकी वजह से you see that the GDP share of TVs climbed from 6% to 26% in a span of say 18 years, and the annual growth rate in 80s of TVs was 28% and sometimes even 30%, 40% growth rate. So this was the kind of economic transformation that happened, and all of this paradoxically is under a command economy, कि अभी भी इकोनॉमी मॉडल आपका कम्युनिस्ट मॉडल ही चले जा रहा है. So the TV is represented an institutional innovation that employed incentives of market economy without privatization, because the owners were still either politicians or the bureaucrats. They were still at the helm of the affairs, yet all these organizations transformed, and they benefited by I mean in the ability to retain most of the profits from the business, and there was huge labor available, credit available था, savings available थी. तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर अवेलेबल था, बट उसके अलावा भी तो सारी चीजें चाहिए. यू नीड सेविंग्स, यू नीड इन्वेस्टमेंट, यू नीड क्रेडिट, यू नीड इंसेंटिव्स. तो इंसेंटिव्स तो आ गए थे, बट ये सारी चीजें भी चाइना के अंदर अवेलेबल थी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होती. इंडिया के अंदर एक तो रूरल एरियाज में सेविंग्स कम, ठीक है, देन बैंक्स जो है वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो क्रेडिट साइकिल पुअर है. So all of this led to this growth miracle that happened in China. But unlike SOEs, basically unlike your PSEs, these were not subsidized. मतलब अगर कोई विलेज में कोई कंपनी अगर डूब रही है तो उसको डूबने दे रहे थे. ऐसा नहीं है कि स्टेट आके बचा रही है कि नहीं मैं तुम्हें बचा लेता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल हर बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया को बचाई जा रही थी, आज की डेट में BSNL और एयरटेल को बचाती रहती है, तो उसको पैसे देती रहती है क्योंकि वो सॉफ्ट बजट पे है. बट यहाँ पर इनको पता था कि अगर हमने लॉस बनाया तो हमें रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं है, सरकार नहीं आएगी रेस्क्यू करने के लिए. तो इन दैट सेंस देयर बजट वाज हार्ड, एंड देयर वाज टाइम दैट दे वर कंपीटिंग विद ईच अदर. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन वन. तो हो सकता है एक ही विलेज के अंदर एक TVE बना रही हो और दूसरी TVE भी कुछ बना रही हो. तो थिंक ऑफ इट इन दिल्ली. सपोज लोकल गवर्नमेंट जो है वो बार जोन करते हैं, तो सपोज एक कोई बार आप ले लो, जैसे सोशल ले लो. सोशल अगर कहीं बार पे गया हो तो सोशल बार एक आपका साउथ दिल्ली में है और उसी को compete करना है सोशल जो है
वो से नॉर्थ दिल्ली में है। तो है दोनों लोकल बॉडीज, बट आपस में दोनों के कंपटीशन चल रहा है। छोटी सी सिटी है, लोग या तो यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे। तो अगर सोशल साउथ वाला जो है हॉस्कास वाला बहुत अच्छा करेगा तो ये वाला प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा और ये डूब जाएगा। सो इट इज समथिंग लाइक that there was intense competition between TVs, and because of which a lot of TVs got eliminated. And TVs in urban areas often got subcontract from SOEs. इनके ऊपर मैंने कहा था ना, TVs के ऊपर आपके स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं। तो अब ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो है, सपोज आई वाज टेकिंग दैट एग्जांपल ऑफ सोशल। सपोज ये बियर बनाता है, ठीक है, और स्टेट ओन एंटरप्राइज अल्कोहल कंपनी है, ठीक है। तो ये अल्कोहल कंपनी कहती है कि मुझे ही बियर बना के बेच दे दो। बट एक टाइम ऐसा भी आना शुरू हो गया कि ये लोग इतने प्रॉफिटेबल हो गए that they started their own brand of beer and they started competing with these SOEs. That is the level of innovation that happened in China, and that is what we will see here. In many of these, so ये देखो, over time they gave the hitherto protected SOEs tough competition in the markets where their products overlapped. तो जिनको बेच रहे थे उन्हीं के साथ competition होना शुरू हो गया। And in 1990s, many of these TV managers and associate local officials openly staked their claims over the ownership, such as insider privatization, that gave rise to many opportunities for manipulation and corruption. तो चाइना के अंदर भी करप्शन बहुत ज़्यादा इंट्रेंच्ड है, बट वही करप्शन जो है उसी की वजह से प्रॉफिट्स भी हुए यहाँ पर। देन इन 19 और SOEs में क्या किया, SOEs में यू हैव इन 1980s, क्योंकि ये लीनर बन रहे थे और थोड़ा सा प्राइवेटाइज भी हो रहे थे इन द सेंस दैट कंपटीशन मिल रहा था। तो इन 1980s एनालॉगस टू हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, यू हैड गवर्नमेंट ऑफ चाइना स्टार्टेड मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, वेयर जो मैनेजर्स थे वो साइन करते थे परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दिस मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इज सिमिलर टू इन इंडिया व्हाट इज कॉल्ड एज नवरत्ना, महारत्ना एंड मिनी रत्ना कंपनीज। सुना है इनके बारे में, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना। सो ये बेसिक इंडिया ने भी बाय द वे 1986 में ये शुरू किया था, नवरत्ना कंपनीज और मिनी रत्ना कंपनीज। मिनी रत्ना दो फॉर्म में आता है, मिनी रत्ना 1 एंड मिनी रत्ना 2। नाउ इसके अंदर ये आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और एग्रीमेंट्स और मतलब जो आपका ओनर, फॉर एग्जांपल मैं BSNL या MTNL का मैं वो हूँ, मैनेजर हूँ, तो मैं एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ कि मैं कितना प्रॉफिट करवाऊंगा। इट्स लाइक प्राइवेट कंपनी के इंसेंटिव्स, जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है, कॉल सेंटर में होता है कि कितनी सेल्स करनी है आपको, वैसे ही SOEs के अंदर आपने साइन करवा लिया एग्रीमेंट लोगों की कितना काम करोगे, तो टारगेट देना शुरू कर दिया आपने लोगों को। तो इन दैट सेंस अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गई आपकी SOEs, एंड इवन जो मैनेजर्स थे वो अब ऐसे हायर नहीं हो रहे थे, वो कॉम्पिटिटिव ऑक्शन के थ्रू हायर हो रहे थे, ठीक है। मतलब सपोज आई एम अ पर्सन हु कैन बी हायर्ड, तो कंपनियां मुझे बिड कर रही है मेरे लिए, इस तरीके से टैलेंट वाज बीइंग रिक्रूटेड। देन द अदर रूट ऑफ SOE रिफॉर्म वाज आउटराइट प्राइवेटाइजेशन। फ्रॉम 1919 ऑनवर्ड्स क्या कहते हैं, रीजनल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैड फिस्कल एंड अदर इंसेंटिव्स टू प्राइवेटाइज द SOEs। तो उसके बाद उन्होंने प्राइवेटाइज ही करना शुरू कर दिया, बेचना ही शुरू कर दिया SOEs। एंड बाय 2005 2/3 ऑफ SOEs इन चाइना वर प्राइवेटाइज्ड। और इस सब की वजह से इफ यू सी द ग्रोथ रेट, if you see the table of growth rate, you can see कि between 1970 and 1993, मैंने मार्क नहीं किया हुआ, प्लीज मार्क इट, there was 11% growth rate, इनका annual growth rate between this period was 9.3 and between 1993 and 2004 was 11%। ये table 1 देखो, see this growth rate, ये growth rate के बारे में बात कर रहे हैं कि चाइना ने कितनी तेजी से agrarian growth किया अपना, industrial growth किया। and see China's growth rate even in case of एग्रीकल्चर भी देख लो आप, यहाँ पर देखो इनका 3 ये आपका ये वाला पीस 5% का ग्रोथ रेट। सो दिस इज वेयर द चेंजेस हैपेंड। एंड सी द फैक्टर प्रोडक्टिविटी। फैक्टर प्रोडक्टिविटी कितनी आती है? फैक्टर प्रोडक्टिविटी होती है जब आप लेबर और कैपिटल को हटा दो तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आ जाती है आपकी, ठीक है। ये आपका कैपिटल हो गया, फिजिकल कैपिटल, लैंड हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके अलावा के जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं। So this was what led China's revolution, and if you see China, it's because of this, तो देखो total factor productivity grew
एट एन एनुअल रेट ऑफ 3%. मतलब जब आप लैंड और लेबर, जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हटा देते हो, इनोवेशन के बेसिस के ऊपर कितना डेवलपमेंट हुआ वो आपको दिख रहा है. And it is now regarded as the manufacturing world, manufacturing workshop of the world. And and if you see, China का manufacturing जो value addition जो है बहुत ज़्यादा था. The share in China's value manufacturing added was less than 9% as compared to 21% in Japan and 24%, but ये 2004 की बात हो रही है. Then although growth of exports and FDI contributed to employment expansion and upgradation, but still जो inefficient enterprises है and exports have not been the main driver of economic growth. तो growth although China का बहुत हुआ है, employment generate हुआ है, but at the same point of time, I mean it's not exports and FDI which led this particular growth. Then try to finish up till this point, and then we'll cover this either today evening, folks, or we will take the next session tomorrow, where I'll finish the reading. Then if you see in recent years, particularly after 1990s, the composition of जो growth है, China's growth है, is now shifting from low tech labor intensive to high value products. तो इधर इनका क्या हुआ है, ये आपने शायद से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपने शायद से पढ़ा हो, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी पढ़ा है. ये प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी आई है क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में? अगर नहीं आई है, तो अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करोगे तो ये प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी. तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे एक कंट्री जो है अपना द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इट स्पेशलाइजेस चेंज. अपने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी तो पढ़ी ही होगी इन एनी केस. तो कंपैरेटिव एडवांटेज इज ऑल्सो नॉट स्टैटिक, डायनामिक. तो ये डायनामिक होती है कि जरूरी नहीं कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज एक ही कमोडिटी के अंदर है. आपका कमोडिटी का जो चेंज है वो भी, मतलब आपका कंपैरेटिव एडवांटेज भी चेंज हो सकता है. तो यू कैन हैव समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल कंपैरेटिव एडवांटेज एंड समथिंग कॉल्ड एज एक्वायर्ड कंपैरेटिव एडवांटेज. जैसे इंडिया ने आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक्वायर्ड कंपैरेटिव एडवांटेज यूज किया अपना. सो सिमिलरली चाइना जो है, इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस लो टेक इंटेंसिव प्रोडक्ट्स टू हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी एंड मोर इंपोर्टेड इनपुट्स. और इसकी वजह से क्या हुआ है, this also means that some of the labor intensive exports may have now shifted to other countries and poorer countries where unskilled wages have also gone up less. तो यहाँ पर वेजेस भी बढ़ गई हैं, और ये तो चाइना के लिए बहुत ही बड़ा एक इशू बढ़ गया आज की डेट में कि चाइना के अंदर वेजेस बढ़ रही हैं और अगेन इट्स पॉपुलेशन इज गेटिंग ओल्ड. देन what we will be talking about in the next session is कि इंडिया का कैसे एग्जाम्पल रहा. तो ये तो हमने चाइना का पढ़ लिया. फिर हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे इंडिया का क्या सिनेरियो था वर्सेस चाइना का क्या सिनेरियो था. ये हम पूरा कंपैरिजन करेंगे इस पूरी पीरियड के अंदर. ये देखो यहाँ पर वो इंडिया का कंपैरिजन करेगा. एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाई इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू डू एज कम्पेयर टू वियतनाम एंड चाइना. तो वियतनाम और चाइना को कंपेयर करेंगे इंडिया से. और फिर पर्टिकुलर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ इंडिया में दिक्कत आ रही है, वो सारी दिक्कतें हमारे में बात करेंगे. ये वही सारी प्रॉब्लम्स हैं. एंड व्हाट नीड्स टू बी डन. ये मिसिंग मिडिल के बारे में आई विल टॉक अबाउट दिस. ये मिसिंग मिडिल के बारे में आई विल टॉक अबाउट समथिंग कि व्हाट इज प्रॉब्लमैटिक इन इंडिया एंड हाउ टू काइंड ऑफ ओवरकम दैट पर्टिकुलर. तो और जो मैं आपको बता रहा था डेंग जाओपिंग, ये इंसान. तो फाइनली हम बताएंगे कि चाइना ने कैसे किया और इंडिया को उससे क्या लेसन लेना पड़ा. So what I will do is I will merge this recording with the recording that we are going to do next. दोनों को merge करके I will make one particular session, and maybe today evening or tomorrow morning again we will have another session where we'll complete this. I'll need 1 hour to complete this, and then we will also take up on Thursday. We'll take up the Amartya Sen reading, the 2 Amartya Sen readings that we have left. Okay, folks. Apologies, I have to go back to college for work. So all of you can see now. हमने last class में क्या discussion किया था. Last class we were discussing economic reforms and growth. So we started about discussing India and China. Now India and China, this reading kind of places कि इंडिया और चाइना की growth जो strategy थी वो कैसे different थी. Now when we talk about India and China की growth strategy, चाइना के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था वो था कि चाइना started in 1978-79
एंड इट स्टार्टेड विद इट्स एग्रेरियन सेक्टर, और उन्होंने 7-8 साल एग्रीकल्चर में बहुत तेज ग्रोथ करी थी. And it was based on something called as this collective system that they had introduced. इससे पहले commune system चलता था, and this commune system was replaced with this new collective system, household responsibility जो system जिसको हम बोलते हैं वो आया था. And उस household responsibility system में the farmers would have to give certain things to a certain amount to the party or to the government, and over and above what is left is the farmer's own thing. So the idea behind all of this was that you can effectively you can change the dynamics of agriculture by introducing profitability in the agrarian sector. तो अगर सपोज मैं 100 किलो खाना बना रहा हूँ और 100 किलो चावल बना रहा हूँ और मुझे 5 किलो सरकार को देना है, तो बाकी 95 kg जो है मैं बाहर मार्केट में बेच सकता हूँ एंड मुझे प्रॉफिट होगा. सो दिस इज हाउ this new system was introduced in China, which led to the fantastic output growth in China. And as you can see here कि चाइना का जो ग्रोथ रेट था वो 7.1% से 2.7% से 7.1% हो गया था. So this is where China actually made its huge headway in terms of growth. Then coming to when we talk about the other sector, which is the industrial sector. Industrial sector में भी similar kind of story was there in case of China. What they did was that they introduced the best of both worlds. इन द सेंस कि वहाँ की जो ऑर्गेनाइज जितनी भी वहाँ पर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस थी वो गवर्नमेंट ओन थी, ब्यूरोक्रेट्स थे, एंड दे वर यूजुअली अपोज टू ऑल काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स. तो कोई भी अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहेगा. सो धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने अपने रिफॉर्म्स करने शुरू करे, मार्केट इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, एंड जो रेजिडुअल कंट्रोल था वो बेसिकली इफ यू सी दिस that you had reforms in non-agricultural sector which was kind of similar to agricultural sector, that आपने new market systems लेके आए और जो existing जो आपकी firms थी, जो सरकारी firms थी, उनको आपने थोड़े से और incentives दिए कि आप और profit कमा सकते हो. तो suppose I am a bureaucrat who's handling say MTNL. Now I realize that if the company is successful, I am going to earn more. So I am going to take it as a personal mission that the company revives and the company earns a profit. So this is how first their vested interest, जो bureaucrats हैं उनके vested interest को untouched करके रखा गया यहाँ पर, if you can see this. And then you started that market reform. बाद में 1990s में जब private firms आ गई, collective firms आ गई और foreign investment firms आ गई. Then you had these TVEs. तो जैसे हमारी MSMEs है वहाँ पर TVEs थी. तो ये जो टाउन एंड विलेज एंटरप्राइज होता है विच यू कैन थिंक ऑफ एज MSME फर्म्स, दीज वर द मेजर रेवोल्यूशनरीज इन केस ऑफ चाइना. इनकी वजह से चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना. एंड वील सी कि इंडिया के अंदर यू कैन राइट इट डाउन, इंडिया के अंदर देयर इज दिस मिसिंग मिडल कि इंडिया के अंदर ये MSME फर्म्स ही नहीं है जिसकी वजह से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता. देन TVEs represented an institutional innovation in the sense that वहाँ पर incentives of market economy भी था और without privatizing ownership. तो सरकारी कंपनी है और उसको आप कह रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करो और जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. प्लस जो TVEs का बहुत बड़ा दूसरा बेनिफिट ये था कि अब TVEs जो थे उनके वो, जैसे मैं विलेज के अंदर शर्ट की इंडस्ट्री खोलता हूँ या फिर टॉय की इंडस्ट्री खोलता हूँ, तो मेरे पास वहीं के लोग हैं, लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, लोकल क्रेडिट है और फार्मर्स के पास इनकम है. तो अब क्योंकि फार्मर्स अमीर हो चुके हैं, क्योंकि आपने एग्रेरियन रिफॉर्म कर दिया, तो फार्मर्स भी पैसा लगा सकते हैं. उस तरीके से द सिस्टम स्टार्टेड कमिंग अप. तो थिंक ऑफ फार्मर्स. वेयर डू यू थिंक द फार्मर्स ऑफ इंडिया विल बी रियली रिच? कहाँ आपको लगता है कि फार्मर्स अमीर होंगे इंडिया के? मतलब you can think of कि ये पहले फार्मर्स थे और अब बहुत ज्यादा अमीर हो गए. व्हाट डू यू थिंक? कौन से एरिया के होंगे? एनी आइडिया? पंजाब, हरियाणा. द सुपर रिच वुड बी, इफ यू कैन इमेजिन, वुड बी फार्मर्स ऑफ गुड़गांव, हरियाणा के. क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना लैंड बेचा
या फिर लैंड को, अगर सपोज बहुत बड़ी लैंड थी तो वहां से कोई हाईवे जा रहा है तो वो हाईवे की वजह से लैंड सेल किया। तो यू विल फाइंड कि हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, छोटे छोटे गांव में भी यू विल फाइंड मर्सिडीज, यू विल फाइंड रेंज रोवर्स देयर। ठीक है, इट इज नॉट, आई मीन छोटे से तुम देखोगे घर में छोटा सा घर है खेत के अंदर और वहां पर बहुत बड़ी एक गाड़ी है। तो इट्स बिकॉज कि कहीं ना कहीं उनको लैंड एक्विजिशन से काफी ज्यादा हेल्प मिला है। तो सोचो वो सारे फार्मर्स हैं जो अमीर हो गए हैं, अब उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, दे प्लस उनके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, एंड दे आर नाउ एबल टू इन्वेस्ट दैट बाय बाइंग मोर लैंड, बाय इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज। तो वहां पर अगर आप देखो तो वहां पर अब इंडस्ट्रियल हब्स आ रहे हैं। हैव यू हर्ड अबाउट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स? इंडिया के अंदर 2 मेजर कॉरिडोर्स आ रहे हैं, किसी ने सुना? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स भी आ रहे हैं और वैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी आ रहे हैं वैसे। तो ये कॉरिडोर जो इंडस्ट्रियल सिटीज बन रही है ना, यहाँ पर अब इन फार्मर्स ने क्या किया, कई जो एंटरप्राइज है उन्होंने वेयर हाउसेस सेट कर दिए कि अब कंपनीज आएंगी तो उनको बेचने के लिए सामान रखना पड़ेगा, तो कहाँ जाएगा? तो वेयर हाउसेस में जाएगा। तो वेयर हाउसेस का बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, बट ये सब कुछ ऑलरेडी चाइना में हो चुका है कि चाइना में फार्मर्स रिच हुए, उनके पास पैसे था, और फिर उन्होंने वही पैसा जो है आगे ये टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेस को दिया। ठीक है, और फिर उन्होंने कंपनीज बनानी शुरू कर दी। अब ये टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेस क्या करते थे, ये आगे क्या करते थे, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। तो ये छोटी एंटरप्राइज है, ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को आगे सामान बेच रही है। सपोज मेरी एक शर्ट की शॉप है, मैं आगे जाके मान लो टॉमी हिलफिगर जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो मैं उसको जाके सामान बेच देता हूँ। ठीक है, या खादी ग्राम उद्योग है गवर्नमेंट की कंपनी, मैं उसको बेच देता हूँ। बट ये जो टीवी थे वो सेपरेट अलग कैसे थे कि अगर कोई टीवी फेल हो जाता, कि कोई जैसे छोटी गांव की किसी की शॉप है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज है, शर्ट्स है, वो फेल हो जाती, तो सरकार बेल आउट नहीं करती। सरकार कहती है तुम्हारा खुद का बिजनेस है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सो दे काइंड ऑफ फेस दिस हार्ड बजट कि इवन इफ यू आर फेलिंग, द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रेस्क्यू यू। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इफ a company is failing, then if the company is failing, if a state owned enterprise kind of fails, then the government kind of comes and says कि अच्छा ठीक है हम तुम्हें बचा लेते हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट देखना है, हमें बहुत सारी चीजें और देखनी है। So that was not the case, and slowly these TVEs got these subcontracts from SOEs, and कई जगहों पे सपोज एक छोटी कंपनी है वो कंपटीशन दे रही है पूरे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को। तो एक बड़ी कंपनी को, जो मैं आपको टॉमी हिलफिगर का एग्जांपल बता रहा था, एक टॉमी हिलफिगर और एक छोटी सी कंपनी से XYZ करके खुली है विलेज के अंदर। एक टाइम आएगा कि ये XYZ इतनी बड़ी बन जाएगी कि वो टॉमी हिलफिगर को कंपटीशन देना शुरू कर रही है। सो दिस इज हाउ देयर एंटायर सिस्टम वर्क। एंड देन जैसे हमारा हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम था इन एग्रीकल्चर, वैसे ही यहाँ पर हमारा मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम खुल गया इन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। इन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस इसमें क्या हुआ, जो मैनेजर्स थे, सपोज मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ जो MTNL को चलाता है, मैं एक अग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ सरकार के साथ कि अगर ये MTNL अच्छा चलेगी तो मुझे आप ज्यादा पैसे दोगे, अगर कम चलेगी तो कम पैसे दोगे। तो उस बेसिस पे सपोज टीचिंग के अंदर आ जाते हैं, टीचिंग के अंदर सपोज एक अग्रीमेंट साइन हो जाता है बिटवीन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मी, that if the students are happy with my teaching, then my salary will get a higher increment, and if the students are not happy with my teaching, then I will get lesser amount. तो उससे क्या है, मेरे incentives again align हो गए। अगर मेरे incentives better align हो गए तो what the benefit that I will get is that I will be incentivized to work harder. तो ये था। Then इन सब की वजह से फिर इनकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस बहुत अच्छा करने लगी। तो सपोज अगर ये टीचिंग वाले एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं पढ़ाने लग गया, कहते हैं इस गार्गी कॉलेज का आउटपुट बहुत अच्छा आना लग गया। एक टाइम ये भी आ सकता है कि द टीचिंग कुड बी और द टीचर कुड बी सो पॉपुलर एंड द टीचिंग कुड बी सो रेम्यूनरेटिव दैट I can buy the entire college, कि मैं कहता हूं कि अब मैं कॉलेज ही खरीद रहा हूं, अब ये कॉलेज, गारी कॉलेज मेरा ही कॉलेज होगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन चाइना, that these managers whose incentives were given incentives by the government कि अच्छा आप इनको कंपनीज को प्रॉफिटेबल करो। अब मैनेजर्स के पास इतना पैसा आ गया कि मैनेजर्स ने कहा कि हम ही कंपनी खरीद लेते हैं पूरी की पूरी।
कि माई केस मैं कह रहा हूँ कि मैं गार्गी कॉलेज खरीद लेता हूँ, आई विल रन द इंटायर कॉलेज एंड ऑन अ प्रॉफिटेबल बेसिस. This is what led to China's becoming the manufacturing hub कि आपके इंसेंटिव, विदाउट इकोनॉमिक इंसेंटिव कोई काम नहीं करना चाहता. एंड वी सी कि चाइना का शेयर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है. एंड देन वहां पर फिर यू हैड दिस एफडीआई, उसके ऊपर एफडीआई भी आ गया. एंड इफ यू सी, ये देखो चाइना का आप अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखो इंडस्ट्री का 78 से लेके 1993 में तो 9% का, और उसके बाद 11% का ग्रोथ रेट. इंडिया का कंपेयर करो तो इंडिया का कंपैरिजन इन ग्रोथ रेट वाज नॉट दैट मच. टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में भी काफी फर्क है. नाउ एंड चाइना फिर धीरे धीरे जो प्रोडक्ट साइकिल मॉडल, अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि शुरू में आप क्या करते हो, शुरू में आप लो टेक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हो, एंड देन धीरे धीरे व्हाट यू डू इज यू मूव ऑन टू हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स. और इंडिया ने भी यही किया, चाइना ने भी यही किया कि चाइना धीरे धीरे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ पहुंच गया. तो उसने शुरू में टॉयज बनाए, विग्स बनाए, शूज बनाए, ये सारे प्रोडक्ट्स बने. आज की डेट में चाइना इज नॉट नोन फॉर दीज. चाइना इज नोन फॉर इट्स मोबाइल फोन, चाइना इज नोन फॉर इट्स कंप्यूटर्स, चाइना इज नोन फॉर इट्स टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो चाइना आज की डेट में ये बनाता है. तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइकिल. धीरे धीरे आप अपनी साइकिल को चेंज करते हो और आप हायर एंड प्रोडक्ट्स बनाते हो. तो दिस इज what has happened. And what has happened also is कि जो अगर आप पहले आप टॉयज बनाते थे तो आप लेबर को कम पैसे दोगे. आज की डेट में यू आर नॉट मेकिंग टॉयज, यू आर मेकिंग मोबाइल फोन्स, यू आर मेकिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप लेबर को ज्यादा पैसे दोगे. तो चाइना के अंदर वेजेस बढ़ गई हैं और यही इंडिया के लिए एडवांटेज है. सो इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेज दैट इंडिया हैज, दैट वर्ल्ड इज नाउ लुकिंग फॉर China+1. एंड यही सारी बात हो रही है कोविड के बाद में कि कैन इंडिया बिकम द नेक्स्ट चाइना इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब. कैन इंडिया अट्रैक्ट दैट स्किल, दैट दोज इंडस्ट्रीज, दोज मैन्युफैक्चरिंग हब्स. इसीलिए हम स्कीम्स लेके आए हैं PLI जैसे, ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम्स लेके आए हैं. वो इसीलिए लेके आए हैं दैट इंडिया बिकम्स द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर China+1 का जो नॉर्म चल रहा है आज की डेट में वर्ल्ड में. So that this also means that some of the labor intensive exports may now shift to other poorer countries where unskilled wage workers have gone up less. So India is that ideal example. Now this is where we'll start with where we had left, that what has happened in case of India. अगर आप इंडिया का देखो तो इंडिया में डीरेगुलेशन हुआ इंडस्ट्रीज का एंड ट्रेड का इन 1980s. ये मैंने आपको एक रीडिंग में पहले ही बताया दैट इंडिया के अंदर जो ये ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हुआ है, ये इट हैज नॉट हैपेंड इन 1991, इट हैज हैपेंड इन 1980s. राजीव गांधी के अंडर यू हैड दीज प्रो बिजनेस रिफॉर्म्स एंड देन यू हैड दीज रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ एंड पीस मील रिफॉर्म्स जो आपने किए थे धीरे धीरे, वो ऑलरेडी 1980s में शुरू हो गया था. 1990s में आपने पेस एक्सेलरेट किया जब आपने बिग बैंग रिफॉर्म्स किए ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. सो आपने बहुत सारी चीजें करी उस टाइम पे ना. उसका काफी इम्पैक्ट भी पड़ा. उसका इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ा कि टोटल ट्रेड जो है ऑफ GDP जो है वो 16% था 1991 में, आज की डेट में 50% क्रॉस कर गया. एंड इन केस ऑफ चाइना जो है, और चाइना के अगर कंपैरिजन में करोगे तो चाइना के कंपैरिजन में तो और भी ज्यादा राइज हुआ है. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो टैरिफ रेट्स हैं इंडिया में, टैरिफ रेट्स बेसिकली आपने शायद से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि आप इंपोर्ट करते हो तो कितना टैरिफ लगाते हो. तो टैरिफ रेट्स इंडिया के अभी भी बहुत हाई हैं और पिछले कुछ टाइम में और भी ज्यादा इंक्रीज हुए. तो इंडिया ने अपने आप को अभी भी पूरा इंटीग्रेट नहीं किया, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज तो हमने कुछ ना कुछ मेजर्स रखे हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट we have been able to integrate ourselves with the world economy. and जब आप वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको मार्केट डिसिप्लिन चाहिए होता है, कंपटीशन चाहिए होता है. तो उसकी वजह से देयर आर दीज अनलीशिंग ऑफ मार्केट फोर्सेस जिसकी वजह से इनोवेशन होता है. वो सब कुछ इंडिया के अंदर भी हुआ है, बट कुछ सेक्टर्स में हुआ है. जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर यू कैन सी, क्लोथिंग सेक्टर के अंदर यू कैन सी. तो सम सेक्टर्स यू हैव सीन दैट देयर हैज बीन दिस surge of new entrepreneurial forces that has happened. Now let's talk about total factor productivity. तो total factor productivity में अगर आप देखोगे तो इंडिया में there is आपका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो चाइना के कंपैरिजन में कम था, एंड TFP जो था ऑल्दो इंक्रीज हुआ
तो हमने टेबल 1 के अंदर बात करी कि इंडिया और चाइना का कंपैरिजन। इंडिया का देखो कि इंडिया का इफ यू सी 78 से 93 में तो 5.4% एंड 6.7%, बट सी द मेजर डिफरेंस कम्स हियर। सी यहाँ पर वो 6% का टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इंडिया का सिर्फ 1% टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाता है, यहाँ आ जाता है कि इंडिया का टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इतना नहीं रहा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ चाइना। देन बट एट द सेम पॉइंट एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इंडिया का काफी अच्छा करा है, स्पेशली आफ्टर 2004। बट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है एक बहुत माइनर सेक्टर है, क्योंकि इंडिया का जो मेजर है वो सेक्टर वो है जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है। इंडिया 85% ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर है, नॉन फार्म सेक्टर के अंदर है। आपका 50% तो वैसे भी नॉन फार्म आउटपुट है, एंड इफ यू सी द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, तो मेजरली उसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है वो। सो द इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्दो इज हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमी, बट वो एक मेजर रीजन नहीं रहा है, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इट्स सेइंग। See, the reforms have particularly been associated with more rigorous and competitive corporate sector. However, all of this shows that most of the economy is not corporate sector. About 45% of even non-farm output and 85% of non-farm employment is outside the organized sector. ठीक है, तो but क्या होता है कि एक जगह पर अगर आपको इंप्रूवमेंट मिल जाए तो दूसरी जगह पे भी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज कॉर्पोरेट्स अच्छा बिहेव और अच्छा इंप्रूव करने लगे हैं, तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट जो एक्सटर्नैलिटीज होती हैं वो अदर सेक्टर्स में भी आ जाती हैं, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। इट इज वेरी लाइकली दैट द रिडक्शन इन कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस एंड मार्केट डिसिप्लिन may have unleashed entrepreneurial energies in both the formal and the informal sector, forging the additional links between the two sectors. So this is where India has gained. But another major problem in India is कि एक इंडिया के अंदर social oppression बहुत ज़्यादा है, which is kind of debilitating India's growth story. कि इंडिया अभी भी कास्ट और क्लास और रिलीजन पे बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, और ये सबसे बड़ा रीजन है जिसमें चाइना में कहीं डिवाइड नहीं है, बिकॉज चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री जहाँ पर ये सोशल ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, जहाँ पर ये रिलीजन की बात कर ही नहीं सकते, आप कास्ट की बात कर ही नहीं सकते। तो ये जो कास्ट और रिलीजन वाले फैक्टर्स हैं ये सोशल ऑपरेशन के लिए लीड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाता है। तो सर्टन जॉब्स जो हो गई, मतलब सर्टन एरियाज जो हो गए, वहां पर हमारे जो अच्छी और जो टॉप कास्ट है उनका बहुत ज्यादा रोल है। So you will find under representation of SCs and STs in government jobs. ठीक है, ये एक मेजर आपको दिखाई देगा। Then apart from that, educational levels और female labor force participation rate हमारा बहुत ज़्यादा पुअर है, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अगेंस्ट women, तो उसकी वजह से हम अपना आउटपुट खो देते हैं। Then infrastructure हमारा in general weak है। So all of these reasons are the reasons why our growth rate has not been commensurate to that of China, because these are factors which kind of hold us from growing. Then there were some studies where industries in India and China were compared. Okay, you don't need to remember the study, but what you can remember is कि अच्छा अगर हमें PPP लेवल पे अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज को कंपेयर करें तो how are Indian companies versus Chinese companies faring in case of industries. तो एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिमेम्बर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत अच्छे हैं। तो इन दिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंडियन इंडस्ट्रीज वर मोर प्रोडक्टिव दैन चाइना एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बट द गैप डिक्लाइंड ओवर टाइम एंड इवेंचुअली बिकेम नेगेटिव इन सम केसेस। तो दैट मीन्स अगर हम पहला ग्रुप की बात करें मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो अराउंड 1980 जो था हम चाइना से बेटर थे, बट धीरे धीरे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि जिसके अंदर अब चाइना बेटर हो गया हमसे, और हमारा अगर हम किसी इंडस्ट्री में अच्छे भी थे चाइना से तो हमारा गैप कम हो गया। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, हम चाइना से बहुत बेटर थे इवन इन 80s, बट आज की डेट में दोनों के बीच में गैप कम हो गया। देन सेकेंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फूड, बेवरेजेस, केमिकल्स, बिल्डिंग मटीरियल, मेटल। तो
इंडिया इन केसेस में इंडिया हैज रिमेन्ड पार विद चाइना अंटिल वेरी रिसेंटली. अभी चाइना थोड़ा सा ऊपर चला गया इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज. देन दी थर्ड ग्रुप टेक्सटाइल्स, अपैरल, वुड प्रोडक्ट्स, लेदर, ये सारी जिसमें इंडिया ट्रेडिशनली अच्छा होता था. These are industries which showed strong TFP growth performance in India relative to China in the first half of the period, but their relative performance has been declining since mid 90s. तो हमारा बहुत अच्छा ये बेस होता था, बट और हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी, बट अब ये कम हो रही है. एंड द फोर्थ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज बेसिकली जहाँ पर पेपर, प्रिंटिंग वगैरह ये सारी चीजें हैं. यहाँ पर चाइना जो है भी बहुत अच्छा है, ठीक है. एंड कई जगहों पे वी हैव ईदर कॉट अप विद चाइना और रिमेन्ड मोर प्रोडक्टिव देन चाइना. फॉर एग्जांपल आज की डेट में भी हम टोबैको, पेट्रोलियम, कोक, इन सारी इंडस्ट्रीज में चाइना से बेटर है. सो व्हाट वी कैन सी इज कि हमारी ये अगर 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अलग अलग है. कई इंडस्ट्रीज में हम बेटर हैं, कई इंडस्ट्रीज में हमने अपनी गैप को मेंटेन किया है, कई इंडस्ट्रीज में हम अपनी कंपैरेटिव जो रिलेटिव कंपैरेटिव एडवांटेज है वो लूज कर रहे हैं. हाँ, फिर इफ यू सी दी ग्रोथ रेट की ग्रोथ रेट दोनों कंट्रीज की कैसी रही है, तो हमें दिखाई ये देगा कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अगर हम सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं तो ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन सर्विस लेड, वेयर एज ग्रोथ इन चाइना हैज बीन मोर मैन्युफैक्चरिंग लेड. वो ऊपर वाली रीडिंग में ऊपर वाले उसमें होगा सर्विसेज. सी इंडिया का ग्रोथ रेट ये देखो, चाइना का ग्रोथ रेट देखो, चाइना का ग्रोथ रेट देखो, इंडिया का ग्रोथ रेट देखो. बट मोर देन दैट सी दिस टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. कैन यू सी इंडिया की टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी 3.9 है. तो इंडिया की जो लेबर है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है चाइना से व्हेन इट कम्स टू दी सर्विस इंडस्ट्री. तो सर्विस इंडस्ट्री में हम ज्यादा प्रोडक्टिव है. हमारी ग्रोथ रेट ऑफ कोर्स उनकी थोड़ी ज्यादा है हमसे, बट वी आर मोर प्रोडक्टिव, एंड दैट इज व्हाट इज रिटन. Table 1 shows that most significant growth in India was in the service sector. The TFP that in the sector grew from an annual 1.4% to 3.9%, and growth in India has been described as service-led, whereas in China it is called as manufacturing-led. Now, if you see why has India performed better in services? तो हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं. तो सर्विसेज के अंदर ट्रेडिशनली हम क्या कहते हैं कि हमारी सर्विसेज अच्छा इसलिए कर रही हैं क्योंकि हमारा आईटी इनेबल्ड सेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है. बट इट सीम्स दैट द इंडिया सर्विस सेक्टर इज नॉट ऑल अबाउट आईटी. इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय फाइनेंस, बिजनेस सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, विच हैव मेड वेयर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए. फाइनेंस में, टेलीकम्युनिकेशन में तुम्हारा बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से इंडिया 1993 से 2004 के बीच में अपना सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा करा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, a large part of the growth in service sector was also in unorganized services, जो बहुत अच्छे से करा. तो ये अब जो है जो एक गिग इकोनॉमी कर रही है, गिग इकोनॉमी इज ट्रेडिशनली अनऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज, वो अच्छा करना शुरू कर दिया है, और उनको फायदा भी हुआ है फ्रॉम दी अदर सेक्टर्स, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर अच्छा कर रहा है, इसलिए ये ट्रेडिशनल जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं वो भी अच्छा कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट हेयर सलून्स. हैव यू ऑल सीन कि हर सिटी के अंदर, हर अर्बन सिटी के अंदर हेयर सलून्स बहुत सारे खुल गए. हैव यू ऑल सीन दिस? आपने नोटिस किया ये सारी चीजें? यस, नो. दिल्ली में अगर आपने देखा हो हेयर सलून्स, तो व्हाई अगेन हमने हेयर सलून्स के बिजनेस में तो कुछ नहीं किया, कुछ इनोवेशन नहीं किया. बट व्हाट हैज एसेंशियली हैपेंड इन केस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज कि हमने क्या किया, हमने बाहर से प्रोडक्ट्स को लाने दिया, ठीक है. से आप सलून्स में कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो? मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेरे अपने तो प्रोडक्ट्स पता है, बट फीमेल्स के लिए कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं हेयर सलून में? से लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लॉरियल या व्हाट ऑल, से गीतांजलि तो खैर इंडियन प्रोडक्ट ही हो, आई थिंक हो गया, या कोई और O3 जैसे प्रोडक्ट्स हो गए. तो अब क्या हुआ कि आपने अलाउ कर दिया कि आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं लॉरियल के प्रोडक्ट्स, आप O3 के प्रोडक्ट्स, या कोई और अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स आप मंगवा सकते हो. तो उससे क्या हुआ कि फर्म्स ने ये छोटे छोटे आउटलेट्स खोल के उन्होंने कहा कि हम ये वाले प्रोडक्ट्स यूज करेंगे.
सो अल्टीमेटली व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपने फॉरेन ट्रेड में कुछ किया, उसकी वजह से डोमेस्टिक जो सर्विस नॉर्मल सलून था उसको लगा कि यार मैं ये प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, एंड उसकी वजह से पीपल विल कम टू मी, पे अ वेरी हाई प्राइस फॉर द हेयर कट्स एंड ऑल द सॉल्यूशंस दैट वी प्रोवाइड. एंड अगेन दिस और है तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सर्विस सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बट उसको फायदा हो रहा है बाकी सारी चीजों से. तो द ग्रोथ इन सर्विसेज इज नॉट ऑल अबाउट your IT firms, it is way beyond these IT firms as well. Now comes the reason. अब ये थर्ड पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे? थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया कि इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा है, इंडिया का इंडस्ट्री कैसा है, इंडिया का सर्विस कैसा है. Now we will talk about कि why has India not been able to kind of replicate the success which economies like China and Vietnam has been able to do that. क्योंकि अगेन चाइना, वियतनाम, इंडिया तीनों के पास लेबर सरप्लस है, तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बड़ी जल्दी हो सकती थी. बट व्हाई हैज मैन्युफैक्चरिंग नॉट पिक्ड अप इन इंडिया? और उसका रीजन ही बताते हैं कि दो ट्रेडिशनल रीजंस बोले जाते हैं कि एक है कि हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है स्मॉल फर्म्स का, एमएसएमईज का, वो बहुत खराब है, और दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, some economists also point कि there are two major things that held back India. एक small scale industries को reservation दिया हुआ था. तो आज से कुछ साल पहले 1990 से पहले क्या होता था, सपोज आपको बाल्टी बनानी है, साबुन बनाना है, या मग्गा बनाना है, कुछ भी बनाना है, स्मॉल स्केल जो छोटी छोटी गीजर बनाना है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपने रिजर्व कर दी थी कि सिर्फ छोटा प्लेयर बना सकता है, बड़ी फर्म्स नहीं बनाती, फिलिप्स नहीं बना सकता, ठीक है, आप प्रेस नहीं बना सकते, आप कुछ और चीजें बना सकते, क्योंकि ये छोटी छोटी फर्म्स बनाएंगी. But what happened was that धीरे धीरे when you started opening these all these areas, तो अब बड़ी फर्म्स भी आने शुरू हो गई वहां पर. बट इंडिया के अंदर what we are trying to say is कि आपने रिजर्वेशन जो रखी हुई थी, वो रिजर्वेशन की वजह से प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे थे. और 1990 के बाद और 1990 से पहले भी हमने ये रिजर्वेशन हटा दी. हमने कहा कि अब साबुन कोई भी बना सकता है. पहले साबुन बना रहे थे 2-3 कंपनीज. अब जैसा आपने शायद से सुना, साबुन के पहले ट्रेडिशनली बड़े अजीब से ब्रांड आते थे, जैसे हिमाम करके एक ब्रांड, या फिर और भी कुछ ब्रांड्स आते थे. तो ट्रेडिशनली वही ब्रांड आएंगे और वही ब्रांड आप यूज करोगे. I'm forgetting the name of this one major company जो शायद से बेचती थी, फेना करके एक कंपनी होती थी, वो बेचती थी, उसके एड्स आते थे. पार्ले जी जैसे होता वो बिस्किट्स बेचता था. तो उस तरीके की कंपनीज थी जो आपके प्रोडक्ट्स लेके आई हुई थी. बट देन जब आपने ये रिजर्वेशन हटा दिया, तब उसके बाद देखो अब आप बेकिंग इंडस्ट्री में देखो, अब आज की डेट में आपके पास अलग अलग तरीके के बिस्किट्स आते हैं. बिस्किट के अंदर चिप्स ले आओ, बिस्किट्स के अंदर आप वो चोको चिप्स ले आओ, बिस्किट्स के अंदर आप हेल्दी बिस्किट्स ले आओ. तो आपने अब अलग अलग तरीके की वो चीजें लॉन्च कर दी, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने रिजर्वेशन को खत्म कर दिया वहां पर. देन द अदर एरिया इज की लेबर लॉज जो हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड है इंडिया के अंदर. ठीक है, कि इंडिया के अंदर हायरिंग एंड फायरिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है, इजीली पॉसिबल नहीं है. तो किसी को आप जॉब से निकाल नहीं सकते. ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग है. तो ये सारे रीजन भी बोले जाते हैं. बट इफ यू सी द रियलिटी ऑन ग्राउंड, दैट इंडिया में हम बोलते हैं कि लेबर लॉज तो हमारे बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल हैं, बट लेबर लॉज मानता कौन है इंडिया के अंदर? तो ये कई बार डिस्कशन आता है कि although India has a lot of laws, but no one actually kind of follows it. और यही काफी सारी स्टडीज ने किया कि do Indian labor laws impact the output of manufacturing industries? And most of these researchers have said that though Indian labor laws are inflexible, बट नो वन काइंड ऑफ केयर्स अबाउट देम. मतलब आपको सपोज आप कहते हो कि आप किसी को हायर फायर नहीं कर सकते, बट ऐसा है नहीं कि आप किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हो. आपको ज्यादा कोई वर्क प्लेस में कोई बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके नहीं रखना. कोई जरूरी नहीं है कि आपको कैंटीन रखनी है अपनी वर्क प्लेस में. तो ये सारी जो बेसिक नॉर्म्स है, ये सब कुछ नहीं, कोई फॉलो नहीं करता. तो इंडियन लेबर मार्केट इज नॉट एज इनफ्लेक्सिबल एज इट्स मेड आउट टू बी, और आप ऊपर नीचे करके चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, एंड अगर कोई लेबर लॉ नहीं मानता,
अगर कोई स्टेट जो है वो लेबर लॉज नहीं फॉलो करता है तो गवर्नमेंट सिर्फ इधर उधर देखने लग जाती है, कोई फॉलो नहीं करता उसको। एंड इवन इन चाइना सो वी कैन नॉट एग्जैजरेट द इम्पैक्ट ऑफ लेबर लॉज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर भी आप इवन टिल लेट 90s द गवर्नमेंट हैड रिस्ट्रिक्टेड द डिसमिसल ऑफ वर्कर्स दैट नॉट मोर देन 1% ऑफ द एम्प्लॉइज कैन बी barred. But what actually matters now, this is where we are going to get into कि क्या matter करता है. If you see this graph, you can see that GVA in states with good infrastructure and bad infrastructure. अगर आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, दैट मीन्स आपकी रोड्स अच्छी हैं, आपकी पोर्ट्स अच्छे हैं, आपके पास हाईवेज अच्छे हैं, रेलवेज अच्छे हैं, तो अगर आपका ये सारी चीजें ठीक है तो आपका आउटपुट बेटर होगा. तो दीज आर दी स्टेट्स जिनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीज आर दी स्टेट्स का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ दीज टू स्टेट्स जस्ट बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर. So infrastructure matters. Then GVA in labor intensive industries with flexible labor market and inflexible labor market. तो जहां पर flexible labor market है, आप easily hire and fire कर सकते हो, वहां पर थोड़ी सी ज्यादा आपके पास आउटपुट होगा. और जहां पर inflexible labor markets कर दोगे कि आप कहोगे जैसे वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल वाले स्टेट्स में जो लेबर यूनियंस हैं और जो ट्रेड यूनियंस है बहुत स्ट्रांग है, आप किसी को निकाल ही नहीं सकते नौकरी से, चाहे वो आदमी सो रहा हो अपनी नौकरी पे. तो उस केस के अंदर आपका आउटपुट जो है कम होगा, क्योंकि मैं जैसे टाटाज अपना नैनो का प्रोजेक्ट लेके कहाँ गए थे, वो सबसे पहले नंदीग्राम गए थे, फिर वहां पर पूरा इशू हुआ लैंड का और बहुत सारे मल्टीपल और इशूज हुए, तो उन्होंने उठा के अपनी इंडस्ट्री जो है वो गुजरात में शिफ्ट कर दी. विच एसेंशियली शोज कि अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वालों को हेल्प नहीं करोगे तो आपके यहाँ पर वो नहीं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहेंगे. सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन आफ्टर डीरेगुलेशन एंड ट्रेड रिफॉर्म्स, इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम नहीं हुई. आई एम नॉट व्हाट इज द इंडस्ट्रियल कंसेंट्रेशन. देयर इज दिस इंडेक्स कॉल्ड एज हर्फन-हिंडाल इंडेक्स. शायद से आपने कभी सुना है हर्फन-हिंडाल इंडेक्स डेवलपमेंट में? ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट हर्फन-हिंडाल इंडेक्स इज. अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कम लोग काम कर रहे हैं और वो ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो वो जो हम उस इंडस्ट्री को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री है, 2-3 प्लेयर्स ही हैं. कैन यू नेम मी वन इंडस्ट्री जहां पर सिर्फ 2-3 ही प्लेयर्स हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन 2-3 फर्म्स जिनमें आपस में माल मिल बांट के खा रहे हैं सब. कैन यू नेम मी एन इंडस्ट्री? टेलीकॉम इज वन. एनी अदर? कैन यू नेम मी अनदर इंडस्ट्री जहां पर 2-3 ही मेजर प्लेयर्स हैं? सोचो फोक्स. जूस नहीं, ऐसा नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, यस, एविएशन इज अ गुड एग्जांपल. 2-3 ही प्लेयर्स हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्गी इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे? हाँ, कम प्लेयर्स हैं, बट यू आर राइट. एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप भूल रहे हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री. नहीं, डिफेंस पे तो सरकार चलती है ना, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, यार ठीक है. एक इंडस्ट्री भूल रहे हो, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री. ऑल ऑफ यू यूज इट एवरी डे. टेलीकॉम तो आंसर आ गया. सो गाइस, सोशल, योर सोशल मीडिया, उसमें कहाँ है कि कितना ही है आपका? मेटा है, यू हैव से लिंक्डइन, यू हैव कपल ऑफ मोर कंपनीज. तो आपका सोशल मीडिया तो बिल्कुल इसी पे रिस्ट्रिक्टेड है. 2-3 ही प्लेयर्स हैं. जो बिग 5 बोलते हैं, एप्पल, मेटा, एंड देन यू हैव दीज अमेजॉन. तो यहाँ पर तो 3-4 ही प्लेयर्स हैं. सिमिलरली OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख लो तो 3-4 ही प्लेयर्स हैं. तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां पर 3-4 ही प्लेयर होंगे तो वहां पर इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा. तो इंडिया ने ऑल्दो अपनी इंडस्ट्रीज को रेगुलराइज कर दिया कि बहुत लोगों को बोला कि आ जाओ आप इंडस्ट्रीज में आ जाओ, बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ. इंडस्ट्रियल कंसेंट्रेशन जो है वो अभी भी काफी ज्यादा है. तो दैट मीन्स इंडस्ट्रीज अभी भी कुछ स्टेट्स में है. जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको अभी भी महाराष्ट्र में मिलेगी या तमिलनाडु में मिलेगी. ऐसा नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल गई या MP में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल गई. तो इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फॉल नहीं किया है इंडिया के अंदर. देन इंडिया शेयर ऑफ हाईली कंसेंट्रेटेड इंडस्ट्रीज मोर देन 3 times दैट ऑफ चाइना. तो इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड हैं और कुछ ही एरियाज में ही रह गई हैं जहां पर प्लेयर्स भी ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं.
ठीक है, और जब ज्यादा प्लेयर्स नहीं आएंगे तो कंपटीशन नहीं होगा, और कंपटीशन नहीं होगा तो आपको फायदा एज अ कंट्री नहीं होगा, एज अ कस्टमर भी, एज अ कंज्यूमर भी नहीं होगा. See this last line. The productivity effects of reforms are hampered by peculiarities of industrial structure. It's rather unique that in its size of non-agricultural enterprises being dominated by extremely small enterprises, with 87 of the manufacturing employment being by micro enterprises. तो अब इंडिया के अंदर क्या है, देखो इंडिया के अंदर इसको बोलते हैं हम मिसिंग मिडल. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फोक्स, ये 100% आपको ये इसके ऊपर लिखना होगा. चाइना के अंदर देखो, चाइना के अंदर फर्म्स के साइज देखो. कैन यू सी कि कोरिया के अंदर इक्वली डिवाइडेड है सारी चीजें, 1 से 9 वाली फर्म्स. ये वो फर्म्स हैं, कितनी फर्म्स हैं टोटल? 100% फर्म्स हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स. कितनी फर्म्स हैं जो 1 to 9 लोग एम्प्लॉय करती हैं? तो ऑलमोस्ट 45% है कोरिया के अंदर. फिर कितनी लोग हैं जो 10 to 49, 50 to 49 एंड 250 अबव. ये डायग्राम समझ में आया? ये फिगर समझ में आया सबको? यस नो? चार्ट पे जल्दी से लिख दो, बाकी लोगों को समझ में आया? ओके. नाउ कैन यू सी चाइना. चाइना में देखो बड़ी फर्म्स भी हैं, मिडिल वाली फर्म्स भी हैं, छोटी फर्म्स भी हैं, और बहुत छोटी कम है. इंडिया में इफ यू सी कितनी ज्यादा 90, 85, 87% ऑफ द फर्म्स आर दोज फर्म्स जो बहुत ही स्मॉल फर्म्स हैं. 100% ऑफ व्हाट? टोटल फर्म. टोटल अगर मान लो 1000 फर्म्स हैं हर्षित, तो 1000 फर्म्स में से मैं कह रहा हूं 900 फर्म्स वो फर्म्स हैं जो बहुत छोटी फर्म्स हैं, इनमें सिर्फ 9 लोग तक काम कर रहे हैं. अगर छोटी छोटी फर्म्स होंगी तो वो आउटपुट भी क्या बनाएगी? छोटी फर्म छोटा ही काम करेगी, बट अगर थोड़ी बड़ी फर्म होगी तो ज्यादा आउटपुट बनाएगी, ज्यादा आउटपुट बनाएगी तो और बड़ा बनेगी, और आउटपुट बनाएगी तो और बड़ा बनेगी. तो धीरे धीरे आपका ट्रांजिशन होता है. इंडिया में क्या है, एक तो आपके पास बड़ी फर्म्स हैं, ये तो कोई बड़ी फर्म्स होगी व्हाइट वाली, और या बहुत छोटी हैं. तो ये जो बीच वाली है, ये जो 2 कलर्स आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मिसिंग मिडिल, जो चाइना, कोरिया और बाकी सारी कंट्रीज के अंदर है और इंडिया में नहीं है. That India does not have these small and medium enterprises. वहां पर इंडिया में ये मिसिंग है. ये लिखा हुआ है इंडिया में, that India is bipolar distribution, या तो छोटी फर्म्स या बहुत बड़ी फर्म्स. हाँ मैम, yes folks. So essentially when we are saying कि ये मिसिंग मिडिल है, तो हम कह रहे हैं कि बाइपोलर है. बाइपोलर कैसे है? एक पोल हो गया ये और दूसरा पोल हो गया ये. बहुत सारे लोग 250 प्लस वाले में और मेजॉरिटी लोग 1 to 9 वाले में. बट ये जो बीच वाली फर्म्स है ये मिसिंग है, इसको बोलते हैं मिसिंग मिडिल. और दूसरी जो है कि ट्रेड एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैव एंड स्लोली डिक्लाइनिंग द स्मॉल स्केल रिजर्वेशन हैज गॉन अलोंग विद अ डिक्लाइन एंड नॉट अ राइज इन एम्प्लॉयमेंट शेयर ऑफ लार्ज फर्म्स. तो लार्ज फर्म्स की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी नहीं है, इनफैक्ट कमी हुई है लार्ज फर्म्स की एम्प्लॉयमेंट. और उसके बहुत सारे रीजंस हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको याद रखना है वो है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट वो बहुत ही ज्यादा बड़ा. और दूसरा, इंडिया के स्टेट्स पुअर हैं, चाइना के स्टेट्स जो हैं वो पुअर नहीं है. लेट्स सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी, सपोज कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे एसेंशियल जो इनपुट चाहिए वो होती है बिजली होना. अगर आपकी बिजली इरेटिक है तो आप बनाओगे क्या? एंड द साइज ऑफ द फर्म्स जो है, ये अपनी छोटे छोटे जनरेटर्स तो रख ही नहीं सकते. आप 9 लोग ऑपरेट कर रहे हो, ऊपर से आप कहो कि मैं 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये का जनरेटर पर मंथ भी रख लूँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसीलिए जो इंडिया की फर्म्स है वो छोटी है और उनका आउटपुट कम है, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत पुअर है. और बेचोगे कहाँ पर? अगर आपके पास रोड्स ही नहीं है, अगर आपके पास पोर्ट्स का एक्सेस नहीं है, तो बेचोगे कहाँ पर? देन चाइनीज रिफॉर्म जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट रहा है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में शुरू हुआ, फिर इंडस्ट्री में गया, फिर एसओईज में गया, फिर प्राइवेटाइजेशन करी, उस तरीके से गया. तो जिसको डेंग जाओपिंग बोलते हैं, क्रॉसिंग द रिवर बाय ग्रोपिंग फॉर द स्टोन्स. आपने एक सब नहीं किया, आप रिवर क्रॉस कर रहे हो बट डूब ना जाओ, इसलिए आप क्या कर रहे हो, पहले पत्थर फील कर रहे हो, नीचे पत्थर देख रहे हो पत्थर है या नहीं है, फिर उसके बाद आगे चल रहे हो, फिर आगे नेक्स्ट पैर रखने से पहले देख रहे हो कि पत्थर है या नहीं है, फिर आगे चल रहे हो. तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग द रिवर ग्रोपिंग फॉर द स्टोन्स. This worked for China because they were a less decentralized system. वो centralized है, वो बता सकता है ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. But at the same point of time, चाइना के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं, वैसे वहां पर जो ऑटोनॉमी है टू लोकल इकोनॉमीज वो बहुत ज्यादा है. तो इंडिया के अंदर जो लोकल बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे एमसीडी देख लो,
कि कितनी वीक है, मतलब पैसा नहीं है, कुछ काम नहीं करवा पा रही है। तो चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर जो लोकल बॉडीज हैं वो बहुत फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। तो दैट लेड टू कि अगर मुझे इंडस्ट्री खोलनी है तो मुझे सरकार की वेट करने की जरूरत नहीं है। सपोज मुझे अपने एरिया में मुझे लगता है कि यार बड़ा अच्छे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, सपोज एक मैं कहता हूँ कि मुझे एक छोटा वर्टिकल गार्डन खोलना, तो मुझे ये नहीं है कि पहले मैं दिल्ली सरकार से पूछूंगा, यूनियन गवर्नमेंट से पूछूंगा तब करूंगा। मेरी लोकल गवर्नमेंट, मेरी एमसीडी, मेरा जो यहाँ का एमसीडी का काउंसलर है वो ही आके सारा काम कर देगा, क्योंकि हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है। वी आर नॉट रिलाइंग ऑन दिल्ली गवर्नमेंट फॉर फंड्स, वी आर नॉट रिलाइंग ऑन यूनियन गवर्नमेंट फॉर फंड्स। तो सपोज जैसे मुझे अपने कॉलेज में गार्गी में सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना रखना है, तो अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, अगर गार्गी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, तो वी विल नॉट हैव टू वेट कि अच्छा कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ करेगा नहीं करेगा, ऊपर से फिर दिल्ली गवर्नमेंट अलाउ करेगी नहीं करेगा। हमारे पास फंड्स हैं, हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्स हैं, उठा के खोल दिया और शुरू कर दिया उस गवर्निंग बॉडी ने। तो इस तरीके से वी कैन रन these things, but that was possible in case of China because these districts in China, these sub economies were self-contained economies. उनके पास खूब सारे resources थे, and they could अगर एक फेल भी हो जाता तो उसका दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इंडिया ऑल्सो हैज लो डिग्री ऑफ इंटर रीजनल इंटरडिपेंडेंस, की एक रीजन दूसरी के रीजन पे डिपेंडेंट नहीं है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम the regional decentralization is much more extensive in China and vertical fiscal independence of regions on national government is much less than in India. तो वहां पर जैसे कोई यूपी सरकार है तो यूपी सरकार को पैसे के लिए यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही बहुत है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्टेक लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इंडिया की डेमोक्रेसी और इंडिया को डेवलप करना है। दैट इज मिसिंग इन इंडिया, और उसके बाद फाइनेंसेस होने चाहिए। तो इंडिया इज मच ऑफ टॉप डाउन फिस्कल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन चाइना मोर देन हाफ इज मेड बाय प्रोविंशियल लेवल्स कंपेयर टू ओनली 5%। तो अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं इंडिया में, तो 5 रुपए खर्च कर रहा है लोकल बॉडीज। चाइना के केस में अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 50 रुपए खर्च हो रहे हैं लोकल बॉडीज के थ्रू। ये डिफरेंस है, और इसकी वजह से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टॉल कर जाते हैं और अच्छे से काम नहीं करते। और एक और इंसेंटिव है कि अगर आप एज अ लोकल पॉलिटिशियन अच्छा करोगे, सब अब इंसेंटिव्स कैसे हैं। अगर सपोज मैंने अपने यहाँ पर लोकल एरिया के अंदर अच्छी फैक्ट्री सेटअप करवा दी, अच्छे स्कूल्स सेटअप करा दिए, तो क्या होगा कि मैं रिकग्नाइज होऊंगा। अगर मैं रिकग्नाइज होऊंगा तो फिर मुझे आगे गवर्नमेंट बोलेंगे अरे यार तुमने तो बड़ा अच्छा बना दिया ये पूरा एरिया, तुम्हें अब हम पार्टी के अंदर लेके आ रहे हैं, हम तुम्हें हायर पोजीशन दे रहे हैं। तो if in case of China a project is successful, local officials in China have a built-in career incentives in party कि अच्छा यार मैं और पार्टी में आगे जा सकता हूँ और बन सकता हूँ। एक दिन मैं जनरल सेक्रेटरी बन सकता हूँ, जैसे शी जिनपिंग बना जनरल सेक्रेटरी बन गया, एक दिन मैं ऐसे जनरल सेक्रेटरी भी बन सकता हूँ। So all of this is possible in China, whereas in India ऐसा हम opportunities नहीं देते, and that is what is written कि there is no institutional memory, no stake in local performance। तो इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट फेल होता है तो हम इन्वॉल्व ही नहीं है। लोकल बॉडीज कहते अपना हाथ हटा लेती हैं उसके अंदर से कि नहीं यार हमें क्यों काम करने की जरूरत है जब मेरे को कोई इंसेंटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिविल सर्वेंट को एक IAS ऑफिसर क्यों डिस्ट्रिक्ट में काम ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। अगर वो फेल हो गया तो उसके सर पे आ जाएगी, तो और अगर वो अच्छा भी हो गया तो भी उसकी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही। तो इंसेंटिव ही नहीं है ना काम करने के लिए कि अच्छा काम कर दो, बट फिर भी कई लोग काम अच्छा करते हैं। देन प्रोटेक्शन बैरियर्स जो है उसके बारे में कुछ डिस्कशन है। एंड फाइनली आर दी ग्रोथ रेट्स रियली हाई, तो उसके ऊपर है इंडिया का चाइना का डेटा वर्सेस इंडिया के डेटा के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। बट ओवरऑल इफ यू सी व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट इन दिस रीडिंग इज पहला चाइना का ग्रोथ मॉडल क्या था, दूसरा इंडिया का ग्रोथ मॉडल क्या था, क्या क्या कैसे चेंजेस किया वर्सेस चाइना, एंड इंडिया कहाँ लैक करता है, इंडिया कैसे आगे आएगा। All of this is what is discussed in this particular. I hope आप लोगों को समझ में आया। If you have any questions, I'll be happy to take those questions. Any questions, folks?